अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बिलियर्ड बॉल की सिमुलेशन परफॉर्म की थी। उसमें हमने जो उसका केस कंसिडर किया था वो सिंपलेस्ट केस था कि वो बॉल को मूव करते हुए दिखाया गया और बाउंड्री वॉल्स के साथ उसकी जो कोलिजन थी उसको शो करवाया गया। सो उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट तो कर लिया था, लेकिन उसका एल्गोरिथम या उसको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं किया था। इंतहाई सिंपलेस्ट प्रॉब्लम थी। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हमने पहले तो उसकी वेलोसिटी के जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट थे उनको इनिशियलाइज करवाया था। सपोज हमने उनको 1 1 वैल्यूज़ दे दी थी। इसके अलावा पोजीशन की जो एक्स और वाई वैल्यूज़ थी उनको हम लोगों ने उस का जो बिलियर्ड बॉल का जो टेबल था या जो हम लोगों ने उसको रेक्टेंगल से के साथ मुशाबत दी थी। तो उसमें से किसी एक जगह को हम लोगों ने उसकी पोजीशन को असाइन करवा दिया। उसके बाद हमने उसकी पोजीशन को मूव उस बॉल को मूव करवाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि मूवमेंट के बिहाइंड उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है तो इट्स मीन इट डिपेंड्स अपॉन द सिमुलेशन कि आप उसकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि ये सिंपलेस्ट केस था, उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को चेंज नहीं किया। वो आपके पास कंटिन्यूअसली 1 और 1 1 के साथ थे, लेकिन बेस्ड अपॉन द बाउंड्रीज जहाँ पे जाके उसको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए थी ताकि वो टेबल के विद इन रहे, तो वहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। लेकिन बाय ड्राइविंग द फार्मूलाज ऑफ दीज वेलोसिटीज के ये वेलोसिटी किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होगी, वो आप कोई भी एक डिफरेंशियल फॉर्म वहाँ पे रख दें कि वो कंटिन्यूसली किस तरह से रिड्यूस हो रही है वेलोसिटी की। जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वी एक्स और वी वाई का जो फार्मूला था, उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास आप उसका जो है ना प्रॉपर एक मैथमेटिकल मॉडल ड्राइव कर सकते हैं जिसकी मदद से उस बॉल को रोका भी जा सकता है। सो वो जो फार्मूला होगा वी एक्स और वी वाई का यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, इंस्टेड कि वो सिर्फ ओनली डायरेक्शन को रिवर्ट करे, वो उसकी स्पीड को भी कंटिन्यूसली क्या करे, रिड्यूस करे। आप यहाँ पे उस फार्मूला को भी क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड अप करवा सकते हैं। सो जो उस बिलियर्ड बॉल की पोजीशन थी बेस्ड अपॉन द फिक्स्ड और चेंजिंग वेलोसिटीज, चूँकि हमारे पास सिंपलेस्ट केस था उसी इसमें हम लोगों ने फिक्स वेलोसिटीज ली थी, तो उसकी पोजीशन ही कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। तो बिलियर्ड बॉल का जो टेबल था कुछ इस तरह से रेक्टेंगल था। उसमें जैसे जैसे वो मूव करता जाता था तो विद इन बाउंड्री रखने के लिए हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। अगर हॉरिजॉन्टली वो बाहर जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन अगर पहले पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाती थी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती थी। सिमिलरली वर्टिकल के केस में भी। सो इसकी हम लोग सिमुलेशन देख चुके हुए हैं। इसके रिजल्ट्स भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे शो करवा दिए हुए थे इसका प्रोग्राम बना के। सो होपफुली इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एज एन असाइनमेंट जो आप लोग सबमिट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सिमुलेशन और उसकी मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में, within these vacations of coming 25th to 1st जनवरी। सो उसमें आप लोग इसमें वेलोसिटीज का मॉडल डिफाइन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ वो जो कोलाइड कर रहा था वो वॉल्स ऑफ द टेबल, यानी कि जो बिलियर्ड बॉल का टेबल था उसकी बाउंड्रीज के साथ कोलाइड करके वो वापस आता था। आप लोगों ने ये कंसिडर करना है कि सपोज करें कि उस बिलियर्ड बॉल के अंदर कोई सी दो और बॉल्स किसी रैंडम पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई हैं, 2 कर लें या 5 कर लें या 10 कर लें। कंसिडर 10 बॉल्स रैंडम पोजीशंस के ऊपर पड़ी हुई हैं और जिस बॉल को आप लोगों ने मूव करवाना शुरू किया है, अगर मूव करते हुए बॉल्स के अलावा अगर उन बॉल्स को आके टकराती है तो वो फिर भी अपनी डायरेक्शन को क्या करें, चेंज करें। तो आपने इसका भी मॉडल बनाना है। थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी, बट अगर आप लोग इस तरह से मॉडल ड्राइव करना सीख लेते हैं तो देन आप लोगों के लिए किसी भी गेम को डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो 2 चीज़ें आप लोगों ने करनी है असाइनमेंट के अंदर। एक तो वी एक्स और वी वाई का मॉडल डिफाइन करना है कि उसकी वेलोसिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो, कम हो और एट द एंड वो जाके उसकी पोजीशन क्या हो जाए, सॉरी उसकी जो वो जो बॉल है वो थोड़ा सा दूर जाके आफ्टर सम कोलिजन विद द बाउंड्री और विद द बॉल्स वो स्टॉप कर जाए। इसके अलावा जब वो कोलाइड करे
तो कोलाइड करते वक़्त भी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसका भी आपने इसके अंदर मॉडल इनकॉर्पोरेट करवाना है। सो होपफुली आप लोग इन छुट्टियों के अंदर इस काम को मुकम्मल कर लेंगे और ये असाइनमेंट बी श्योर के आप लोग कर लें, ये पेपर का हिस्सा होगी। सो होपफुली आप लोग कर लेंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं तो फिजिक्स थोड़ी बहुत रिवाइज करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कंसेप्ट्स को यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो कंसिडर करें कि कोई बॉडी है, उसका मास m है और वो किसी रिजिड स्पोर्ट के साथ मैसलेस स्प्रिंग की मदद से जो कि स्ट्रेचेबल नहीं है उसके साथ कनेक्टेड है, और जो उसके बाद उसको आप लोग क्या करते हैं, उस मैस को पकड़ के आप किसी एक खास डिस्प्लेसमेंट पर ले जाके छोड़ देते हैं, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है विद द परपेंडिकुलर वो थीटा है। ठीक है, और उसके ऊपर उस वक़्त 2 फ़ोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, एक एफ ऑफ थीटा होगी जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होगी, और दूसरी फ़ोर्स जो स्ट्रिंग की वजह से होगी, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होगी। सो जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसको हम लोग फ़िलहाल एंटी पैरेलल होने की वजह से उसको कंसीडर नहीं करते। हम लोग जो उसकी मूवमेंट है वो ड्यू टू दिस फ़ोर्स होती है। इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, और ये फ़ोर्स टेंजेंशियल भी कंसीडर होती है और इस टेंशन स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर भी कंसीडर होती है। इस एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू है, अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स की मदद से डेरिवेशन करें, तो वो जो आपके पास ये वाला कंपोनेंट बनेगा, चूँकि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के साथ आपके पास हमेशा साइन आता है। सो इस वजह से ये जो फ़ोर्स का कंपोनेंट होगा वो आपके पास mg sin थीटा होगा, और सिमिलरली इधर आपके पास बेस है, तो ये जो बेस वाली फ़ोर्स होगी mg cos थीटा, दैट विल बी कैंसलिंग आउट द फ़ोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो इस वजह से वो जो फ़ोर्सेस हैं वो कैंसल हो जाती हैं। सो ओनली फ़ोर्स रिमेनिंग बचती है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होती है, उसको हम लोग एफ ऑफ थीटा का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि ये जो फ़ोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोज़िट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होती है। मसलन अगर फ़र्ज़ किया बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, तो उस वक़्त एफ ऑफ थीटा की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो एफ ऑफ थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। वो कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन को क्या करेगी, अपोज़ करता है, जिसकी वजह से ये आफ्टर सम वाइब्रेशंस क्या करता है, अपनी मीन पोज़ीशन की तरफ डाइवर्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है? सो ये तो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे फ़ोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिज़ॉन्टल और दूसरा आपके पास वर्टिकल है। हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट फ़ोर्स ड्यू टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के साथ कैंसल आउट हो जाता है, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट बचता है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फ़ोर्स है, जिसको एफ थीटा का नाम दिया गया है, और एफ थीटा की वैल्यू माइनस mg sin थीटा, जबकि नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे ये शो करता है कि जो है फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो है वो हम लोग थोड़ी देर तक फर्दर डिस्कस भी कर लेते हैं कि वो किस तरह से वेरी कर रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जो आपके पास फोर्स है, दैट इज मास इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस है, और एस जो है वो बेसिकली आर्क डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द टेंशन, और उसके अलावा एंगल एस इज इक्वल टू एल थीटा के बराबर है। और अगर हम लोग ये कंसिडर कर लें कि जो थीटा है वो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल्स के ऊपर साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। सो इस वजह से जब हम लोग ये अजम्पशन एज्यूम करते हैं, तो देन साइन थीटा को हम लोग थीटा के इक्वल अज्यूम कर सकते हैं। और अगर हम लोग इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें, तो आफ्टर कंपेयरिंग एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू एल थीटा एंड टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। और इसका जो जनरलाइज सॉल्यूशन होता है, जब आप लोग इसको ड्राइव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई,
यहाँ पे जो आपके पास ओमेगा है वो बेसिकली जी ओवर एल का स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी कि ओमेगा टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, जी कांस्टेंट होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे वो मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर सॉरी फ्रीक्वेंसी। जो थीटा नॉट और फाई हैं वो आपके पास कांस्टेंट हैं, विच कैन बी इजीली ड्राइव फ्रॉम द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम। इनिशियल वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पेंडुलम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस थीटा नॉट और फाई की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो आपके पास जो ओमेगा है, ओमेगा आपके पास टोटली डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो आपके पास इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज हैंगिंग विद द रिजिड सपोर्ट थ्रू द स्ट्रिंग। सो अगर आप ये थोड़े से बेसिक कंसेप्ट है जिनको हम लोगों ने रिवाइज करवा लिया, सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर माइनस जी ओवर एल थीटा। ये ध्यान में रखना है कि ये थीटा तब है जब आपके पास स्मॉल एंगल है, लेकिन अगर आपके पास लार्ज एंगल है तो देन हम लोग थीटा की जगह के ऊपर साइन थीटा पुट कर देंगे। या जब हम लोग इसके रियलिस्टिक केस को डिस्कस करेंगे या ड्रैग फोर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो देन हम लोग थीटा की जगह पे साइन थीटा को ही इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये आपके पास अगर गौर करें तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है ऑफ सिंपल हार्मोनिक, तो देन ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोग डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा कंसिडर कर लें और ओमेगा का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कंसिडर होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस। और जब हम लोग इसकी आइटरेटिव फॉर्म बनाएंगे आयलर फार्मूला की मदद से, देन आपके पास ये वाला ये दोनों फार्मूलाज बनेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली थीटा और टी के दरमियान जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा होगा, जो कि इनस्टेबल ग्राफ है। इसका ग्राफ ऐसा नहीं आना चाहिए, इसमें आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब it can't be accurate if it's increasing with the passage of time। सो इसकी वजह क्या है, ये इंस्टेबिलिटी क्यों आती है इसके अंदर? उसकी वजह ये है कि जब हम लोग इस तरह से मूविंग बॉडीज की बात करते हैं, पेंडुलम वगैरह की, तो या सिंपल हार्मोनिक की हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास तब आता है, ये आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ है। सिमिलरली डिक्रीजिंग ग्राफ भी आ सकता है। सो डिक्रीजिंग ग्राफ जो होगा वो ड्रैग फोर्सेस को जब हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो तब हमारे पास आएगा। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है ये गलत ग्राफ आता है। ये तो या तो मैथमेटिकल मॉडल के अंदर मसला हो सकता है या फिर हमें लॉजिकली इसको हैंडल करना पड़ेगा। सो पहले हमें थोड़ा सा लॉजिक या फिजिक्स का पता होना चाहिए, दैन हम लोग इसको लॉजिकली हैंडल करने के लिए डिस्क्राइब करेंगे। अगर अब हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें तो जब ये बॉडी थ्रू एंड फ्रो मूव कर रही होती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो आपके पास कंजर्व रहती है, यानी कि कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और वापस ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, कंटिन्यूसली पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। सो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, या इसकी काइनेटिक एनर्जी है या आपके इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। दीज फार्मूलाज कैन इजीली बी ड्राइव थ्रू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। और जब हम लोग स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं तो ये कॉस थीटा है, या 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी सिंप्लीफिकेशन एनर्जी की इस फॉर्म में आ जाएगी। और जब हम लोग आइटरेटिव फार्मूलाज में पुट करते हैं तो वो जो टोटल एनर्जी होती है उसमें अगर आप लोग उसका टाइम के लिहाज से जो चेंज है उसमें देखें तो ये वाला जो पैरामीटर है वो कंटिन्यूसली उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, सो इस वजह से इंक्रीज होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग आइडियल केस में कंसिडर करें तो रियलिस्टिक केस में कंसिडर करें तो वो एनर्जी रिड्यूस हो रही है, लेकिन आइडियल केस में कंसिडर करें तो जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसका मतलब है थ्रू आउट द मोशन उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब है ये जो डेरिवेशन जो ये जो प्लस हो रहा है
ये कंटिन्यूस उसमें इंक्रीमेंट ला रहा है और वो उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, उस वजह से आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसको हम लोग हैंडल किस तरह से करते हैं, अगर आप लोग इस फार्मूला के अंदर गौर करें तो हम लोग ये जो ओमेगा की कैलकुलेशन नेक्स्ट स्टेप की कर रहे हैं, लेकिन थीटा को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग ओमेगा की प्रीवियस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग थीटा की नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा की प्रीवियस की बजाय करंट वैल्यू को यूज़ करेंगे, यानी कि आई+1 को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो देन ये वाली जो एरर होगी एनर्जी इंक्रीमेंट की, जो लॉस की, वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ओमेगा आई+1 यूज़ कर रहे होंगे। सो ये जो फार्मूला था, ये क्रोमर साइंटिस्ट था, उसने मॉडिफाई किया था, इस वजह से इसको हम लोगों ने आइलर क्रोमर का नाम दे दिया, यानी कि जिसमें हम लोग अपडेटेड वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो है यूज़ करते हैं। सो इससे जो आपके पास ग्राफ होगा थीटा और टाइम के दरमियान, वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ आपके सामने शो होगा। सो होपफुली आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला होगा तो आप लोग कमेंट्स की फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका प्रोग्राम बना दूंगा फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। सो इन फ्यूचर लेक्चर हम लोग कल वाले लेक्चर जो मैं फ्राइडे को सेंड करूंगा, उसमें हम लोग इसके डैम्ड केसेस को भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें ड्रिवन फोर्स और ड्रैग फोर्स को इंक्लूड किया जाएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।